हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि वो कहाँ से आया, क्यों उसकी खोज हुई और उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या क्या थे, वो हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि क्लासिकल फिजिक्स है वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल कैसे हुई। तो आज हम पढ़ते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। क्या पढ़ते हैं अपन? आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टाइन की समीकरण है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, इसने किया कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज की। क्या की? प्लांक की क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उसको इन्होंने यूज किया। जो क्या कहता था? जो कहता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो किस रूप में चलती है? फोटॉन्स के रूप में चलती हैं। किस रूप में चलती हैं? फोटोन के रूप में चलती हैं। और उन फोटॉन्स की एनर्जी है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है। और मिनिमम वैल्यू है उस क्वांटा की कितनी है? एच न्यू, जहां एच क्या है? प्लांक का नियतांक। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लांक ने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस हैं वो फोटोन के रूप में आती हैं और उन फोटोन्स की जो मिनिमम एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर होती है, जिसको हमने प्लांक का क्वांटा कहा था, या फिर फोटोन एनर्जी का जो क्वांटा है वो उसको हम कहते हैं। इसके आधार पे आइंस्टाइन ने क्या किया, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लिया। इसके अलावा आइंस्टाइन ने दूसरी बात क्या कही? आइंस्टाइन ने कहा कि अपनी ये मेटालिक सरफेस है, क्या है? हमने प्रयोग में देखा था एक मेटालिक सरफेस पे रेडिएशंस गिर रही थी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस मेटालिक सरफेस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एक फोटोन है वो सभी से इंटरेक्ट नहीं था। उसने कहा कि एक फोटोन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और पूरी की पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। वो क्या कहा उसने कि एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उसकी कंप्लीट एनर्जी फोटोन की वो किसको ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटालिक सरफेस में, या मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, और उस फोर्स को से उनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है ये जो मेटल है, इस मेटल में क्या है? बहुत सारे एटम्स हैं कि नहीं है? बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और बहुत सारे नाभिक भी हैं, है कि नहीं है? अपनी जो मेटल है उसके अंदर बहुत सारे एटम हैं तो बहुत सारे नाभिक हो गए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, बांध के रखता है। इसका मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं इस मेटल के अंदर वो एक पोटेंशियल के द्वारा बंधे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो इस पोटेंशियल बैरियर से हटने के लिए या बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? उस धातु का कार्यफलन। क्या कहलाती है? कार्यफलन, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एच न्यू 0। कैसे? एक जैसे हमने एक फोटोन डाला है, उस फोटोन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पोटेंशियल बैरियर में है। किसमें है? एक पोटेंशियल बैरियर में है। और उस बैरियर से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी वो हो सकता है हमारी क्या है? एच न्यू 0 है, जिसको हम कहते हैं कार्यफलन। अर्थात ये एच न्यू 0 क्या है? ये वही है कि उससे कम आवर्ती पे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे। पता आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ
उसके ज़्यादा आवर्ती के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए थे और करंट बहना शुरू हो गया था। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर ही नहीं आएगा तो फिर वो उसके अंदर हमारी नली में दौड़ेगा कैसे? पहले बाहर आना जरूरी है। बाहर आने के लिए क्या जरूरी है? उसको उस पोटेंशियल बैरियर से हटाना या रिमूव करना, पोटेंशियल बैरियर से छुटकारा दिलाना। तो वो क्या कहलाता है? उस धातु का कार्यफलन। इस कार्यफलन है, इसका मान प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। जैसे चाहे अपनी कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, सबके लिए इसके कार्यफलन का मान क्या होगा? अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबकी स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। तो किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से जकड़ रखा है, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा हुआ है। इसलिए इस कार्यफलन का मान है वो धातु पे डिपेंड करेगा। ये क्या है? एक मेटालिक प्रॉपर्टी है। किसी धातु के लिए कुछ है तो किसी धातु के लिए कुछ है। ये तीन बातें उन्होंने बताई। इन तीन बातों के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने एक फोटोन डाला जिसकी एनर्जी क्या है? h²। ठीक है, एक फोटोन आपने डाला, उसकी एनर्जी क्या है? h²। ये फोटोन क्या करेगा? ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से छुड़ाएगा। उसके लिए वो एनर्जी का मान क्या होगा? कार्यफलन के बराबर। इतनी एनर्जी इसको छुड़ाने में वेस्ट कर दी, बाकी बची एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, वो कहाँ जाएगी? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। 1/2 m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। मैक्सिमम क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि बच गई वो एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, तो वो उसकी क्या होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। कोई दिक्कत यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/2 m वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये समीकरण क्या कहलाती है? आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। इसी समीकरण के आधार पे और आइंस्टाइन ने क्या कर दिया था? पूरे के पूरे रिजल्ट्स एक्सप्लेन कर दिए थे। अब देखो, इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मान है वो कितना होता है, वो और हम निकाल लेते हैं। आपने क्या किया था? ये आपकी निर्वातित ट्यूब थी। इस ट्यूब में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे और कहाँ पहुँच रहे थे? यहाँ पहुँच रहे थे। जब आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी थी तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया था इलेक्ट्रॉनों पे, और इधर से इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी? कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा रही थी ये वाली प्लेट, वो कितनी थी? इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने लगाया था वो था कि नहीं था? जब तक काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। उस समय क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो किसके बराबर आएगी? E इंटू V0 के, जहाँ V0 क्या है? हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब देखो, हम एक एक करके सारे रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये समीकरण हमें सब कुछ बता देगी। सबसे पहली बात, क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी? टाइम लेग। क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? सरफेस पे फोटोन गिरने या रेडिएशन गिरने के बाद क्या होना चाहिए था? समय लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर उस फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो क्या करेगा? पूरी की पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा तो है नहीं कि इस फोटोन की एनर्जी पूरे में सरफेस में ट्रांसफर होगी, नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई है, इसलिए वो तुरंत बाहर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी क्या चीज है? इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये आपकी सरफेस है। इस सरफेस के एकांक क्षेत्रफल पे एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? हमारी इंटेंसिटी, तीव्रता कहलाती है। हमने क्या देखा था? क्लासिकली क्या होना चाहिए था?
तीव्रता बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी, आ रही है बात समझ में आपको? तीव्रता बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी क्लासिकली। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लासिकल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो क्या थी, हमारी वेव थी, और वेव क्या कर रही है, एनर्जी लेके आ रही है। तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा मिल गई, ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैं यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि तीव्रता का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन हमने बढ़ाए हैं। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इस न्यू पे डिपेंड कर रही है। ये तो एक क्या है, कांस्टेंट राशि है, न्यू जीरो। तो क्या है, एक कांस्टेंट राशि है। किस पे डिपेंड कर रही है, न्यू पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर न्यू आप बढ़ाओगे, आवर्ती बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? चौथी बात, हमने देखा था ग्राफ कि इंटेंसिटी हमने बढ़ाई थी तो हम क्या देख रहे थे, धारा का मान बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? ऐसा ग्राफ हमने देखा था। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर देती है फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन की थ्योरी। कैसे? इंटेंसिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये हमारी मेटेलिक सरफेस है, इस सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। पहले सपोज करो इंटेंसिटी हमारी कुछ I1 थी, ठीक है। उस समय हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो 100 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन से। अब मैं क्या कर देता हूँ, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेता हूँ I2। अब क्या होगा, I2 मान लेते हैं हमने पहले 100 थे, अब कितने कर दिए, 200 इलेक्ट्रॉन इस पे फोटोन इंसिडेंट होने लग गए हैं, आपतित हो रहे हैं। तो 200 फोटोन क्या करेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? पहले कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे थे इसमें, 100, अब कितने हो गए, 200। इसका मतलब धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी के साथ धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? सारे के सारे रिजल्ट्स हैं हमारे क्या हो गए हैं, इससे एक्सप्लेन हो गए हैं। और कोई रिजल्ट बचा है क्या? देखो सारे रिजल्ट एक्सप्लेन कर दिए। पहला क्या था, नो टाइम लेग, समय की कोई पश्चिमता नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लाइट डाली तुरंत इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरा हमने देख लिया, इंटेंसिटी बढ़ाने पे धारा का मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो धारा का मान हमारा बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमने देखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां से देखो इस समीकरण से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, आवर्ती पे डिपेंड कर रही है। आवर्ती बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? एक चीज और ये बताता है आइंस्टाइन है कि जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं। वो क्या है, देखो इस समीकरण से, देखो समीकरण हमारे क्या है, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, क्योंकि एच न्यू जीरो क्या है, हमारा कार्यफलन है 5। कोई दिक्कत? और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 mv स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ev0। ev0 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू माइनस 5। ई को इधर ले जाता हूँ, v0 इज इक्वल टू क्या आएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसका मैं अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्या कर दें, ग्राफ प्लॉट कर दें, तो ये ग्राफ कैसा आएगा बताओ। देखें ग्राफ प्लॉट करना है आपको v0 और न्यू के बीच में, अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवर्ती के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। करो देखें कैसा आएगा। इस स्केल पे आपका v0 है और इस स्केल पे आपका न्यू है, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो।
इसके और इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पहले तो ये बताओ, अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू कितनी है इसमें, -φ/e है कि नहीं। जहाँ c क्या होता है, एक सरल रेखा की समीकरण के अंदर अंतःखंड होता है। एम एक्स का कितना आएगा, h/e आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इस ग्राफ को मैं प्लेआउट करता हूं तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव स्लोप है, h/e की लाइन है जिसका अंतःखंड नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन हमारी कैसे आएगी, इस तरीके से एक लाइन आएगी जो कहाँ पे काट रही है, y एक्सिस को, v0 एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काटेगी। और इस अंतःखंड का मान कितना है, φ/e, ये दूरी इसकी कितनी है, φ/e। और इस लाइन का स्लोप है वो कितना आएगा हमारा, h/e। तो इस ये क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ये दे रहा है हमें कि आप आवर्ती और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ खींच लो, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक तो कार्यफलन मिल जाएगा उस धातु के लिए, और प्लांक नियतांक का मान भी आप उससे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उस ग्राफ के अंदर आपको ये जो दूरी है वो किस चीज को बताएगी, φ/e। ग्राफ से आप ये दूरी आसानी से निकाल सकते हो, और उस दूरी को किसके बराबर पुट कर दोगे आप, φ/e इज इक्वल टू, ये उस ग्राफ का अंतःखंड आएगा, तो फाई आपका कितना आ जाएगा, e इंटू उस ग्राफ का अंतःखंड आ जाएगा। यहाँ से आपको कार्यफलन मिल जाएगा। एक ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन दे रखी है, उस लाइन का ढाल आप निकाल लोगे, और वो ढाल किसके बराबर है, h/e के, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, e इंटू ढाल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्लांक के नियतांक की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस प्रकार इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन है उसके द्वारा हम धातु का कार्यफलन भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं अपन, प्लांक के कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें। ये हमारा था प्लांक की क्वांटम थ्योरी की सहायता से आइंस्टाइन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूरी जानकारी है, कैसे उत्पत्ति हुई है इसकी, और क्या इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हुई, और आइंस्टाइन ने इनको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार से यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।